लेक्चर 61 हैवानियत नैनी के कॉलेज चेंज। रजत की बातें सुनकर भी श्रेया को सुकून नहीं मिल रहा था। रजत, आप नहीं समझ रहे, वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। वो कब क्या कर दे इसका कोई अंदाजा नहीं। पर मैं कह रहा हूँ ना कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अगर वो आदमी तुम्हें दोबारा परेशान करे तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुरंत वहाँ अपने आदमियों को लेकर पहुँच जाऊंगा। थैंक यू सो मच। पर आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। तभी वहाँ सुहाना की कार आकर रुकी, जिसमें 2 बॉडीगार्ड बाहर निकलकर पिछले सीट का दरवाजा खोला, जिसमें से सुहाना बाहर निकली। रजत तुरंत कॉल कट कर दिया और फोन को अपने पॉकेट में रख लिया। अचानक कॉल कैसे कट गई, श्रेया हैरानी से सोच रही थी। फिर से कॉल कर लेती हूँ, हो सकता है शायद कोई काम आ गया हो। आई थिंक मुझे वेट करना चाहिए। वो खुद कॉल करेंगे। ब्लैक साड़ी, उसे मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज, गले में डायमंड के नेकलेस जो नवीन उसे जबरदस्ती दिलाए थे, गोरा बेदाग चेहरा, आंखें कजरारी, होठों में लिपस्टिक, लंबे घने बाल जो कमर तक आते थे उन्हें खुला छोड़ दिया था। सुहाना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। 1 मिनट के लिए रजत भी उसे देख अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। नवीन का ख्याल आते ही अपनी नजरें झुका लिया। मैम, आपने बुलाया था मुझे? यस मिस्टर अग्रवाल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यस मैम, पूछिए। तुमने उस लड़की की जान बचाई थी। सुहाना की बातें सुनकर रजत सोचते हुए, आप श्रेया की बातें कर रही है? हाँ, मैं उसकी ही बातें कर रही हूँ। हाँ, बचाई थी उसकी जान। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? रजत हैरानी से सुहाना को देखते हुए, मैम, आपको उनका इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? आप उन्हें जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ, वो मेरी सहेली की छोटी बहन की बेस्ट फ्रेंड है। बट वो मुझे नहीं जानती। मेरी सहेली उसका पिक दिखाई थी, इसलिए मैंने जब उसे प्लेन में देखा तो। अच्छा, डोंट वेरी मैम, आपको उनका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट मुझे अभी उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। जैसे मुझे उनका कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं जरूर बताऊंगा। प्लीज तुम उसे मत बताना कि मैं उसका इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। पर्सनली रिक्वेस्ट है। वो मुझे नहीं जानती और बिना मतलब एक इश्यू बन जाएगा। पर आप उनका इन्फॉर्मेशन लेना क्यों चाहती है? मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो माफिया गैंग के निशाने पर है। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। इस बारे में नवीन सर को पता है। आप यहाँ हमसे मिलने आए हैं? हाँ, मैं उनके सामने ही आई हूँ। आप श्रेया की मदद करना चाहती है क्या? इसके लिए नवीन सर रेडी है। मैं उनसे बात कर लूंगी। बस तुमसे एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? क्या तुम मुझे श्रेया के घर ले चलोगे? श्रेया के घर? आप श्रेया के घर क्यों जाना चाहती है? मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। मैं वहाँ अजनबी बनकर जाऊंगी। तुम उन लोगों से वही कहना जो मैं कहूँगी तुम्हें। सुहाना की बातें सुनकर रजत अपने पॉकेट से फोन निकाला और नवीन को मैसेज कर दिया, सुहाना से छुपाकर। नवीन की तरफ से डन हो चुका था। ठीक है मैम, मैं आपको ले चलूंगा, पर आप ये बुर्का पहन लीजिए। नवीन सर ने कहा है कि आप अगर कहीं बोले जाने के लिए तो मैं ये बुर्का पहना कर ले जाऊं। तुमने नवीन को ये बता दिया कि मैं श्रेया से मिलना चाहती हूँ? यस मैम, सर को मैं पल पल की खबर दे रहा हूँ। यही हमारे ग्रुप की लॉयल्टी है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। गुड, तो चलते हैं। सुहाना मुस्कुराते हुए बोली और आकर गाड़ी में बैठ गई। रजत अपने कार में था और सुहाना अपने कार में बैठी हुई थी। राठौर हाउस। नैनी गुस्से से अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। नवीन ने उसके कॉलेज जाने पर रोक लगा दिया था। उसकी पॉकेट मनी बंद कर दी थी, यहाँ तक कि उसको मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद कर दिया था। घर में वो सिर्फ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स यही सब कर सकती थी। वो गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे से बाहर आई। नवीन सोफे पर बैठा अपनी फाइल रीड कर रहा था। तभी नैनी गुस्से से आकर उसके हाथों से फाइल छीनकर नीचे फेंक दी। बाहर मौजूद रेहा और खुशी दोनों ही नैनी की ऐसी हरकतें देखकर घबरा गए, क्योंकि नैनी ने जिसके साथ ये हरकतें की थी वो आग का गोला था और उसके गुस्से से बचना नामुमकिन था। उन दोनों को बाहर देख शिखा भी रेहा के कमरे से बाहर आई। क्या हुआ? तुम दोनों क्या देख रहे हो? भाई, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? भाई आज नैनी की बैंड बजाने वाले हैं। पर क्यों? हरकत ही उसने ऐसी की है। रेहा की बातें सुनकर शिखा भी हैरानी से नैनी और नवीन को देखने लगी। नवीन गुस्से से नैनी को घूर रहा था। नैनी थोड़ा सा घबरा गई। भाई, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। शट अप, नवीन चिल्लाते हुए बोला, जिसे नैनी डर गई और पीछे खड़ी वो तीनों भी घबरा गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से ये फाइलें छीनकर नीचे फेंकने की? इन सॉरी भाई, मैं आपसे बात करने आई थी। आप फाइलों में डूबे हुए थे। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझसे बदतमीजी करो। नहीं भाई, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं बस आपसे ये कहने आई थी कि मैं कॉलेज कब से जाऊंगी। नहीं जाओगी तुम उस कॉलेज में?
नवीन सख्त लहजे में बोला, पर क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती अपने कॉलेज? Why are you problem? एक प्रॉब्लम होता तो बताता मैं, पर तुमने तो। खैर, मैंने डिसीजन ले लिया है और अब उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं 2 दिन बाद खुद तुम्हारा एडमिशन दूसरे कॉलेज में करवा दूंगा, जहां तुम डिसिप्लिन में रहकर अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सको। मुझे उसी कॉलेज में जाना है भाई जहां मेरा एडमिशन पहले से है। मैं किसी दूसरे कॉलेज में नहीं जाऊंगी। उस कॉलेज में तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। जाओगी तुम उसी कॉलेज में जहां मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा। जस्ट 62 हैवानियत बंटी की मस्ती। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरा एडमिशन कहीं और नहीं करवा सकते। मुझे इसी कॉलेज में जाना है बस। मैं तुम्हें इस कॉलेज में नहीं जाने दूंगा। ये मेरा फैसला है। नैनी गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। रेहा, शिखा और खुशी हैरानी से नवीन को देख रहे थे। नवीन उन सबको को देखकर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। आखिर हुआ क्या है? नैनी का एडमिशन किसी और कॉलेज में भाई क्यों करवाना चाहते हैं? वो तो भाई ही बता सकते हैं। जरूर नैनी दी ने कुछ गलत किया होगा, वरना नवीन भैया बिना मतलब उनका एडमिशन किसी और कॉलेज में क्यों करवाते? खुशी हैरानी से बोली, ओ रियली, नैनी ने ऐसा क्या कर दिया? मुझे तो नहीं लगता कि नैनी कुछ भी गलत कर सकती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं कुछ समझी नहीं। खुशी हैरानी से बोली, क्यों तुम नैनी के पीछे पड़ी हुई हो? भाई के गलत डिसीजन को तुम सही प्रूव करने की कोशिश कर रही हो। मुझे अच्छे से पता है तुम उस सुहाना के साथ मिली हुई हो, इसलिए ये सब उसके कहने पर कर रही हो। क्या बकवास कर रही है आप? इसमें सुहाना भाभी कहाँ से आ गई? ये भाई और नैनी दी की बात है। यहाँ तो भाभी की कोई इंटरफेयर नहीं है। अच्छे से पता है मुझे। वो सुहाना के साथ मिलकर तुम लोगों ने भाई को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। शर्म नहीं आती अपने ही घर को तोते हुए? ये आप क्या बोल रही है? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि भाई और नैनी के बीच किस वजह से ये सब प्रॉब्लम आई है। ज्यादा नाटक मत करो। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें सब कुछ पता है। उन दोनों की बहस सुनकर शिखा चिढ़ उठी थी। इनफ यार, कब से बहस किए जा रहे हो? बिना सच जाने ही तुम खुशी पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो, और तुम बिना बात जाने अपने नवीन भाई की सपोर्ट कैसे कर सकती हो? शिखा एक साथ ही दोनों की बोलती बंद कर दी थी। तभी पीछे से तालियों की गड़गड़ाहट हुई। शिखा पीछे मुड़कर देखी तो बंटी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। बंटी को देखकर शिखा अपना सर पकड़ ली। ओ माय गॉड, इन दोनों के बहस क्या कम थी जो तुम सरदर्द बनकर मेरे सामने आ गए? अरे शिखा जी, मेरा मतलब है भावना जी, आपका तो जवाब नहीं। इन दोनों नागिनों को एक साथ बीन बजाकर चुप करा दिया, वरना हम तो थक जाते हैं इन लोगों के झगड़े छुड़ाते छुड़ाते। बंटी की बातें सुनकर शिखा की हंसी छूट गई। रेहा और खुशी दोनों बंटी को मारने के लिए दौड़े। बंटी भैया, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रेहा और खुशी एक साथ टूट पड़े थे उस पर। बंटी भागते हुए शिखा की ओर देख, कोई तो बचाओ इन नागिनों से, ये दोनों डसने के लिए दौड़ रही है। अरे इस मासूम बच्चे पर कोई तो रहम करो। बंटी की बातें सुनकर शिखा ठहाके मारकर हंस पड़ी। तभी उन सबके बीच नीति आती हुई दिखाई दी। बंटी जाकर नीति के पीछे छुपते हुए, भाभी मेरी जान, अपने इस प्यारे से देवर को इन नागिनों से बचा लो। अरे अरे, हुआ क्या? क्यों आप दोनों मेरे प्यारे देवर जी को मारने के लिए दौड़ रही है? ये प्यारे देवर जी नहीं है, ये बहुत बड़े नौटंकीबाज है। आपको पता है भाभी, ये हम दोनों को नागिन बोल रहे हैं। क्यों देवर जी, आप इन्हें नागिन क्यों बोल रहे हैं? मेरी प्यारी ननद को नागिन मत बोलिए। क्या करूं भाभी, ये दोनों कब से एक दूसरे से झगड़ रही है। इन दोनों के झगड़े से मैं तंग आ गया हूँ। वो तो शुक्र है शिखा जी का, मेरा मतलब है भावना जी, उन्होंने 5 मिनट में ही दोनों के झगड़े खत्म कर दिए। अरे वाह, क्या बात है शिखा जी, मेरा मतलब है भावना जी, ये देवर जी बिल्कुल अपने जैसा बना रहे हैं मुझे। खैर, आपकी तो बहुत तारीफ हो रहे हैं, लगता है दाल में कुछ काला है। नीति की बातें सुनकर शिखा अपनी आंखें बंटी की ओर तरेरते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आपके देवर हैं ना, ये कब से मुझे इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। इम्प्रेस करने के चक्कर में मेरे सर में दर्द कर दिया है। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच गई है। क्यों देवर जी, क्यों परेशान कर रहे हैं इन्हें? ऐसी छोटी हरकतें आप पर सूट नहीं करती। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, किसी को इम्प्रेस करने से किसी का सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। सच्चा प्यार किस्मत में होनी चाहिए। अरे भाभी, ये किस्मत जैसी बोरिंग बातों पर मैं बिलीव नहीं करता। आपको करना है तो आप करो। वैसे देवर जी, मेरा मानिए तो किस्मत पर यकीन कर ही लीजिए। अगर किसी का सच्चा प्यार और उसका साथ आपके किस्मत में होगा तो बिना इम्प्रेस किए ही उसका प्यार आपको मिल जाएगा। प्यारी भाभी, मुझे किस्मत के भरोसे मत रखिए, वरना मेरी मैना को कोई और तोता उड़ा ले जाएगा।
बंटी की बातें सुनकर सभी हंस पड़े। शिखा उसे चिढ़ते हुए घूर रही थी। अब तुम उस मैना के लायक नहीं हो तो उसे किसी और तोते का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। शिखा के एटीट्यूड देखकर बंटी अपने दिल पर हाथ रखते हुए खाए। आपके एटीट्यूड सीधा दिल पर वार करता है। बंटी को रोमांटिक पोज में देख सभी हंस पड़े। तभी उसके कानों में, बंटी, मैंने जो कल तुम्हें वक्त दिया था उसे तुमने कंप्लीट किया या नहीं? अर्नव भैया, ओ माय गॉड, कहते हुए बंटी वहां से भागने लगा। तभी शिखा उसके सामने आ गई। कहाँ भाग रहे हो? अभी तुम्हारी शिकायत भैया से करती हूँ। अरे मेरी माँ जाने दो मुझे वरना मेरा कयामत आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, अभी तो बहुत मस्ती सूझ रही थी। अब क्या हुआ? गलती हो गई मैडम, माफ कर दो। तभी वहाँ अर्नव आ गया। बंटी को देख हैरानी से पूछा, क्या बात है बंटी, तुम इनके सामने रिक्वेस्ट किस बात के लिए कर रहे हो? इससे पहले कि शिखा कुछ बोलती तभी बंटी बात काटते हुए, भैया मैं बताऊंगा। हाँ तो बोल, सुन रहा हूँ। 63 हैवानियत मेहरा सुसाइड की है। इससे पहले कि शिखा कुछ बोलती बंटी बीच में ही उसकी बातें काटते हुए, मैं बताता हूँ भैया। हाँ बोल, सुन रहा हूँ। इतने जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम भी बोलेगा तो सुनाई दे देगा मुझे। बंटी जबरदस्ती हंसते हुए, भैया वो ये दोनों आपस लड़ाइयाँ कर रही थी। शिखा जी ने इन दोनों की लड़ाई खत्म कर दिया, बस यही बात है और कुछ नहीं। अच्छा हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। अगर विश्वास ना हो तो भाभी से पूछ लीजिए, ये भी यही थी। बंटी की बातें सुनकर अर्नव नीति की ओर प्यार से देखते हुए, क्यों नीति मैडम, आप भी यही थी? अर्नव उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए बोला। नीति शर्म से उसे दूर धकेलते हुए, जरा भी शर्म नहीं है आपको? कुछ भी, कहते हुए नीति वहाँ से भागी, जिसे देख अर्नव के होंठों पर स्माइल आ गए। खुशी और रेहा खांसते हुए, भैया, बंटी भैया को कुछ वक्त दिए थे ना? कहाँ है बंटी? अर्नव अपनी नजरें तरफ घुमाते हुए पूछा। लगता है यहाँ से भाग गए, और उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है, शिखा तंज भरेन लहजे में बोली। अर्नव उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इधर रजत सुहाना को लेकर सिंघानिया हाउस पहुंचा। सुहाना अपना घर देखकर अंदर ही अंदर खिल उठी थी। इतने दिनों बाद वो अपने घर आ रही थी, पर अजनबी की तरह। अपने ही घर में उसे अजनबी बनकर आना पड़ रहा था। वजह वो विराज लूथरा था जिसने सबका जीना हराम करके रखा हुआ था। रजत कार रोका और उसमें से निकलकर बाहर आया। सुहाना की कार ठीक उसके पीछे ही आकर रुका हुआ था। 2 बॉडीगार्ड बाहर निकलकर सुहाना के लिए दरवाजा खोला। सुहाना अब बुर्के में थी। आइए मैम, यही है श्रेया का घर, पता है? सुहाना अपने आंखों में आए आंसू पोंछते हुए बोली। आपको कैसे पता? रजत हैरानी से उसे घूरते हुए पूछा। तभी सुहाना हड़बड़ाते हुए बोली, हमारा कार यहाँ रुका हुआ है, इसका मतलब तो यही है ना कि श्रेया का घर यही है। रजत मुस्कुराते हुए, हाँ आप सही कह रही है, चलिए चलते हैं। रजत आगे और सुहाना उसके पीछे थी। रजत जाकर मेन गेट का डोरबेल बजाया। सुहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतने दिनों बाद वो अपने फैमिली से मिलने आई थी। तभी दरवाजा खुला, सामने साधना उसकी माँ खड़ी थी। अपने माँ को सामने देख उसके आंखों से आंसू बहने लगे। साधना हैरानी से रजत की ओर देखते हुए, कौन है आप? किसे मिलना है आपको? मैम मैं रजत अग्रवाल और ये मेरी बांस की वाइफ सुहाना राठौर। इनको श्रेया सिंघानिया से मिलना है। पर क्यों? श्रेया से क्यों? वो मैम। तभी सुहाना आगे आते हुए बोली, देखिए आंटी, बात ये है कि जिस प्लेन में श्रेया बैठी हुई थी उसे माफिया गैंग ने हाईजैक कर लिया था। बहुत मुश्किल से उसमें फंसे यात्री बाहर निकले थे, उसमें श्रेया भी मौजूद थी। हमें और यात्रियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही कोई कांटेक्ट है, इसलिए हम श्रेया सिंघानिया से कुछ डिस्कशन करने आए हैं प्लेन हाईजैक वाले इंसिडेंट पर। आप ये सब बातें क्यों पूछना चाहती है? इसे वो और परेशान हो जाएगी। आंटी वो बात ये है कि सारे यात्री माफिया गैंग के निशाने पर थे और वो माफिया गैंग बहुत ही खतरनाक है। हम श्रेया के लिए गवर्नमेंट से बात करके उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं ताकि वो माफिया गैंग के लोगों से सेफ रह सके, और इसके लिए हमें श्रेया से बात करना जरूरी है। साधना उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, आपने ये बुर्का क्यों पहना हुआ है? मेरे पति ने मेरे लिए ये बुर्का भिजवाया है। एक्चुअली मेरे चेहरे पर कुछ एलर्जी हो गया था तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे ये बुर्का दिया, इसलिए मैं ये पहन ली। अच्छी बात है, अंदर आइए। सुहाना मन ही मन चैन की सांस ली। उसकी माँ ने सवाल पूछ कर बैंड ही बजा दिया था। वैसे भी उसकी माँ हमेशा से ही ऐसी है, जब तक वो अच्छे से लोगों को जान नहीं लेती, परख नहीं लेती, तब तक वो किसी को भी घर में घुसने नहीं देती। क्या हुआ? क्या सोच रही है? अंदर आइए, साधना अपने आवाज पर जोर देते हुए बोली, जिसे सुहाना हड़बड़ाते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल। आकर साधना के पैर छू लिए। खुश रहो।
साधना उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए बोली। जैसे ही वो अंदर आई, सामने उसे अपने दादा और दादी मिल गए, जिनके चेहरे पर उदासी और मायूसी थी। सुहाना उनके करीब आए और दोनों के पैर छू लिए। उसके दादा और दादी हैरानी से बुर्के में छुपी सुहाना को देखकर हैरान थे। कौन हो बेटा? उनकी बातें सुनकर सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे आंखों में आंसू? दादाजी की बातें सुनकर सुहाना अपने आंखों के आंसू पोंछी। बाऊजी, ये लोग हमारे श्रेया से मिलने आए हैं, उसकी जान पहचान वाले हैं। पीछे खड़ी साधना झूठ बोल दी। बहू, इसे देखकर ऐसा लगा जैसे हमारी मेहरा वापस आ गई हो। दादाजी की बातें सुनकर रजत भी हैरान था। सुहाना तो मन ही मन रो पड़ी थी, पर खुद की फीलिंग्स पर काबू की हुई थी। उसकी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देता। नहीं बाऊजी, ये हमारी मेहरा नहीं है। हमारी मेहरा अब इस दुनिया से दूर जा चुकी है, हम सबसे बहुत दूर। अब हम चाहे भी तो भी उसे वापस नहीं ला सकते। शायद हम में कोई कमी थी, इसलिए वो सुसाइड करके हमसे दूर चली गई। साधना की बातें सुनकर सुहाना के होश उड़ गए। रजत को भी बुरा लगा कि श्रेया की बहन इस दुनिया में नहीं है। सुहाना मन ही मन उस विराज ने सबसे ये बोला है कि मैंने सुसाइड किया है, और सबने इस बात को मान लिया। खैर, इसमें सिर्फ विराज की गलती है, मेरे घर वाले नहीं। सुहाना वहाँ से जाने को हुई, तभी दादी माँ उसका हाथ पकड़ ली। सुहाना हैरानी से उन्हें देख रही थी। दादी माँ प्यार से, थोड़ी देर हमारे पास ही बैठो ना, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम हमारी मेहरा हो। तुमने अपने चेहरे को क्यों ढक रखा है? दादी माँ की बातें सुनकर सुहाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 64 हैवानियत शिखा अब नहीं रही। दादी माँ की बातें सुनकर सुहाना थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैम, दादी माँ कह रही है तो थोड़ी देर उनके पास ही बैठ जाइए। रजत की बातें सुनकर सुहाना भी हाँ में अपना सर हिलाई। सुहाना वही दादी माँ और दादाजी के पास बैठ गई। प्रिया अपने बेटे को गोद में लिए वही हाल में टहल रही थी। जैसे ही उसकी नजर काले बुर्के पहने सुहाना पर गई। ये कौन है? प्रिया और पीयूष को देखकर सुहाना खुश हो उठी। उसका दिल कर रहा था कि कब पीयूष को अपने गोद में ले ले। तभी प्रिया फिर से अपने बातों पर जोर देते हुए, कौन हो तुम? जवाब नहीं दिया तुमने। जी, मैं सुहाना राठौड़, यहाँ श्रेया सिंघानिया से मिलने आई हूँ। अच्छा, श्रेया अपने कमरे में है। ये बच्चा आपका है? हाँ। क्या मैं थोड़ी देर इसे अपनी गोद में ले सकती हूँ? एक्चुअली मुझे छोटे बच्चे से बहुत लगाव है। जहाँ छोटे बच्चे को देखती हूँ सोचती हूँ कि उसे अपने गोद में ले लूं। प्रिया उसे अपना बच्चा दे दी। सुहाना की गोद में आते ही पीयूष रो पड़ा। सुहाना प्यार से उसे चुप कराने लगी। श्रेया अपने कमरे में मायूस बैठी हुई थी। जैसे ही वो पीयूष के रोने की आवाज सुनी तो कमरे से भागते हुए बाहर आई। नीचे हाल में किसी काले बुर्के वाली की गोद में पीयूष को देखकर श्रेया चौंक गई। भागते हुए वो नीचे आए और सुहाना की गोद से पीयूष को छीन ली। कौन हो आप? और किसे पूछकर पीयूष को गोद में लिया। श्रेया की बातें सुनकर हैरान भी थी और खुश भी थी। जवाब दो, श्रेया थोड़ा सख्ती के साथ बोली। तभी श्रेया के कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। श्रेया पीछे मुड़कर देखी तो रजत को देख हैरान थी। आप यहाँ? रजत श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखा। ब्लू फर्क सूट, गले में डायमंड के पतला सा नेकलेस, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें गहरे काजल थे, पतले से होंठ जिनमें पिंक लिप ग्लास, घुंघराले बाल जिन्हें खुला छोड़ रखा था जो कंधों से नीचे तक आते थे। रजत मुस्कुराते हुए बोला, श्रेया, ये हमारी बांस की वाइफ है। ये आपकी हेल्प करने ही आई। सो डोंट रूड। एम सॉरी, मैं अपने फैमिली को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव थी इसलिए रूड हो गई। इट्स ओके श्रेया, सुहाना मुस्कुराते हुए बोली। श्रेया वापस पीयूष को सुहाना के गोद में रख दी। श्रेया बेटा, ना जाने क्यों इस लड़की को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेहरा हमारे सामने हो। दादी माँ मायूसी से बोली। नहीं दादी माँ, ये मेहरा दी नहीं है। मेहरा दी तो अब हम सबको छोड़कर जा चुकी है, इतना दूर जहाँ से कोई आज तक वापस न लौट सका हो। श्रेया की बातें सुनकर साधना वहाँ से रोते हुए अपनी कमरे की ओर भागी। साधना के पीछे पीछे पिया भी गई। पीयूष अभी भी सुहाना के गोद में ही था। अपनी माँ को रोता देख सुहाना का दिल छली छली हो रहा था। श्रेया की आंखों में भी आंसू आ गए थे। रजत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, खुद को संभालो, इस बुरे वक्त में तुम्हें खुद को और अपने फैमिली दोनों को संभालना है, मुझसे नहीं हो रहा है। श्रेया रोते हुए अपना सर रजत के सीने पर रख दिया। रजत इन सब के लिए तैयार नहीं था, उसके दोनों हाथ हवा में ही थे। तभी श्रेया सिसकते हुए बोली, रजत, मुझसे अब और नहीं संभाला जा रहा। दी के जाने के बाद माँ की हालत बहुत खराब थी। बहुत मुश्किल से माँ ठीक हुई है। हमें तो लगा था कि माँ को भी नहीं।
सुहाना चिल्लाते हुए बोली, इसके आगे कुछ मत बोलना। श्रेया हैरान थी, मैं कुछ समझी नहीं। अपने माँ के बारे में ऐसी अशुभ बातें मत बोलो, उन्हें कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, आगे जो कुछ भी होगा सब सही ही होगा। सुहाना की बातें सुनकर श्रेया रजत से अलग हटी और हैरानी से, पता नहीं क्यों, पर आपको देखकर मुझे भी अब ऐसा लग रहा है जैसे मेहरा दी ही मेरे सामने हो। मैंने कहा था ना, दादी माँ चहकते हुए बोली। तभी श्रेया निराशा भाव से उनके बगल में आकर बैठ गई। दादी माँ, मुझे बस ऐसा लगा है, पर ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो कुछ और ही है जो हम सबसे छुपी हुई है। सीढ़ियों से उतरती हुई रीचा तंज भरेन लहजे में बोली। श्रेया उसे देखकर मन ही मन थोड़ा घबराए, कहीं ये फिर से कोई तमाशा ना कर दे। रीचा उनके सबके बीच आए और एक जहरीली मुस्कान बिखेरते हुए बोली, कुछ लोग नाटक तो ऐसे करते हैं जैसे सच में उन्हें किसी के जाने का दुख हो। रजत और सुहाना हैरान थे उसकी बातें सुनकर। आप? सुहाना उसे पूछी। मैं मेहरा दी की सबसे छोटी बहन रीचा सिंघानिया। मेरी मेहरा दी मरी नहीं है, उन्हें मारा गया है। वो बहुत बड़े साजिश की शिकार हुई है। उनके साथ साथ हमारी बहन शिखा दी भी उसी साजिश की शिकार हो गई। रीचा के मुंह से ये सब सुनकर सुहाना के पांव तले जमीन खिसक गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अचानक वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। मैम, आप ठीक तो है? रजत चिल्लाया। सुहाना बेहोश तो नहीं हुई थी, पर उसे खुद का शरीर ही बेजान जैसा महसूस हो रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी ये हालत देख वहाँ मौजूद सभी घबरा गए। अचानक से आपको क्या हो गया? श्रेया हैरानी से पूछी। मैं अभी सर को कॉल लगाता हूँ और उन्हें सब कुछ इन्फॉर्म करता हूँ। रजत अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला और नवीन पर तुरंत डायल किया। सुहाना उसे अपने हाथों के इशारों से रोकना चाह रही थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई। श्रेया और रीचा उसे उठाकर सोफे पर लेटा दिया और जैसे ही बुर्के को हटाने को हुई तभी सुहाना उसका हाथ पकड़ ली। इसे मत हटाओ प्लीज। सुहाना की रिक्वेस्ट करने पर श्रेया उसका बुर्का नहीं हटाई। आपको हुआ क्या है? आप अचानक से कैसे गिर पड़ी? मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। 65 हैवानियत। सुहाना को लगा सदमा। श्रेया और रीचा दोनों ही आराम से सुहाना को सोफे पर लिटा दिया। श्रेया उसका मास्क हटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाई तभी सुहाना उसका हाथ पकड़ ली। प्लीज इसे मत हटाओ। सुहाना की रिक्वेस्ट को देखते हुए श्रेया उसका मास्क नहीं हटाए। अचानक आपको क्या हो गया? हम अभी डॉक्टर को कॉल करते हैं। श्रेया इधर डॉक्टर को कॉल कर रही थी। रजत नवीन के पास कॉल कर रहा था। काफी रिंग जाने के बाद नवीन कॉल उठा लिया। हाँ रजत बोलो। सर वो अब आगे भी बोलोगे? सर वो मैम की तबीयत ठीक नहीं है, अचानक वो गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी चीज का सदमा लगा है। जैसे ही नवीन ये बातें सुना बिना कोई जवाब दिए ही वो कॉल कट कर दिया। रजत बहुत ही हैरान था। सर अचानक कॉल क्यों कट कर दिए? अजीब बात है। करीब आधे घंटे बाद नवीन वहाँ पहुँच गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही घबराया हुआ हो। जैसे ही वो अंदर आने को हुआ तभी गेट पर गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश की। नवीन के बॉडीगार्ड तुरंत उन पर बंदूकें तान दिया जिससे वो दोनों घबरा गए। नवीन उन दोनों गार्ड को बिना कुछ बोले चुपचाप वो अंदर चला गया। नवीन के वहां से जाते ही उसके बॉडीगार्ड उन दोनों पर चिल्लाने लगे। तुम लोगों को समझ नहीं आता, किसका का रास्ता रोक रहे थे तुम्हें पता भी है? वो तो शुक्र है कि अब तक तुम दोनों जिंदा हो, खुद को लकी समझो। उन दोनों की बातें सुनकर गार्ड थोड़ा घबरा गए। नवीन जब अंदर आया तो सुहाना सामने सोफे पर लेटी हुई थी। उसके आसपास श्रेया और रीचा बैठी हुई थी। उन लोगों के बगल में दादा और दादी बैठे हुए थे। रजत कॉल पर डॉक्टर से बातें कर रहा था। नवीन को देखते ही कॉल रख दिया और उसके पास आया। अच्छा हुआ सर आप आ गए। देखिए ना अचानक से मैम को क्या हो गया? नवीन बिना कुछ बोले सुहाना की ओर बढ़ा। नवीन को देखकर रीचा और श्रेया दोनों खड़ी हो गई। नवीन उसके पास आया। क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ गई? सुहाना कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। नवीन परेशान होने लगा उसके चुप रहने पर। सुहाना कुछ बोलो। तभी सुहाना धीरे से बोली, मुझे घर ले चलो। सुहाना के मुंह से ये सुनकर नवीन उसे गोद में उठा लिया। एम सॉरी, मेरी वाइफ यहाँ जिस काम से आई हुई थी उसे पूरा किए बगैर ही मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। फिर कभी आकर अपने अधूरे काम को पूरा कर लेगी। इट्स ओके सर। पहले सुहाना मैम की सेहत इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाए। वैसे तो हमने डॉक्टर को भी कॉल कर दिया है, बट अगर सुहाना मैम जाना चाहती है तो इट्स ओके। श्रेया की बातें सुनकर नवीन फॉर्मली मुस्कुरा दिया और उसे लेकर वहाँ से निकल गया। रजत भी वहाँ से चला गया। नवीन उसे अपने कार में लाकर आराम से लिटा दिया और खुद उसके बगल में बैठकर उसका सर अपने गोद में ले लिया। ड्राइवर, जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो।
नवीन के कहने पर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किया और वहां से लेकर निकल गया। रजत अपनी कार से आने लगा, तभी नवीन का मैसेज आया। रजत, मैं सुहाना को हॉस्पिटल लेकर चला जाऊंगा, तुम चले जाओ अब। नवीन का मैसेज पढ़कर रजत अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लिया। इधर श्रेया और रीचा दोनों सुहाना की हालत देखकर घबराए हुए थे। श्रेया बेटा, अचानक उस लड़की को क्या हो गया? पता नहीं दादी माँ, मैं तो खुद हैरान हूँ, पर खुशी इस बात की है कि उनके हस्बैंड कितना केयर करते हैं उनका। एक कॉल करने पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले आए। ऐसा बंदा तो नसीबों से मिलता है। श्रेया मुस्कुराते हुए बोल रही थी। श्रेया को मुस्कुराते देख रीचा गुस्से से, वैसे दादी माँ, कुछ लोग अपनी लाइफ अपने ही हाथों बर्बाद कर लेते हैं। सोचिए जरा, एक ये लड़की है जिसका पति इसे इतना प्यार करता है, और एक वो विराज लूथरा जिसने हमारी बहन की जिंदगी ही खा गया। पर फिर भी कुछ लोग सच जानते हुए भी विराज को ही अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। रीचा का टोन श्रेया पर ही था। श्रेया उसे घूरते हुए देख रही थी, पर रीचा तो रीचा है, उसे तो जैसे किसी से डर ही नहीं लगता था। श्रेया को बहस करने का मन नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। रीचा गुस्से से उसे घूरते हुए मन ही मन, तुम चाहे कुछ भी कर लो, एक ना एक दिन तुम्हारा सच मैं पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी, फिर सारी दुनिया तुम पर थूकेंगी। कैसे तुमने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया और अब उसके होने वाले पति के साथ रंगरेलियां मना रही हो। रीचा बेटा, क्या हुआ? तू विराज के बारे में कुछ बता रही थी, बोलना, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं दादी माँ, आप ये सब छोड़ो और चलो, मैं आपको दवाइयाँ खिला देती हूँ, आपके दवाइयों का वक्त हो गया है। नहीं, मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है। पर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं जी कर क्या करूँगी? जब मेरी जवान पोतियाँ इस दुनिया में नहीं रही तो मैं बुढ़िया क्या करूँगी जी कर? ऐसे नहीं बोलते दादी माँ, आपको पता भी है आपके ऐसे करने पर सबको कितनी तकलीफें होगी। पापा, दादाजी, मम्मी, चाची सब परेशान हो जाएंगे। प्लीज आप दवाइयाँ खा लीजिए। रीचा की बातें सुनकर दादी माँ रोने लगी। रीचा उन्हें शांत करते हुए उन्हें कमरे में लेकर चली आई। इधर नवीन सुहाना का मास्क उतार दिया ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। सुहाना अभी भी सदमे में थी, अभी भी वो चुप थी। उसे चुप देखकर नवीन उसे फिर से पूछने लगा, क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ हुआ है क्या? कोई कुछ बोला है क्या? बताओ मुझे। नवीन की बातें सुनकर सुहाना कोई जवाब नहीं दी। उसे खामोश देखकर नवीन को गुस्सा आ रहा था।